मेरा नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। और बायोलॉजी में वो वाले टॉपिक तैयार करा रहा हूँ जो टॉपिक ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछे जा रहे हैं, जो ज़्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, करंट में भी पूछे जा रहे हैं। मैं केवल उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ या उन टॉपिक को करा रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के इससे पहले मैंने टॉपिक करा दिए हैं, टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड और टॉपिक थर्ड, यानी पार्ट थर्ड ये वाला कराने जा रहा हूँ। इसमें अगर हम बात करेंगे, साथ में एक चीज बता चुका हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, ये बाह्यकाओं का या नलिकाओं का साथ नहीं लेती है, यानी अलग से इनके लिए नलिका नहीं चाहिए या बाह्यका नहीं चाहिए, ये बाह्यकाहीन होती हैं। रक्त के साथ में संबंध बनाते हुए कोशिकांगों पर या ग्रंथियों पर नियंत्रण करती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो देखो पीयूष ग्रंथि है ये वाली ग्रंथि, इसका नाम है मास्टर ग्रंथि। इसके लिए अगर हम बात करेंगे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है सभी ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। जितनी भी बॉडी के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो सब ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। केवल एक अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण नहीं करती है, वो है पैराथाइमस, पैराथायराइड, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि को ये केवल ये वाली ग्रंथि इसके कंट्रोल में नहीं होती, ये वाली ग्रंथि पर नियंत्रण नहीं करती है, बाकी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। अब बात करेंगे ये होती कहां पर है, तो ये स्पेनाइड में होती है, यानी मस्तिष्क। बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर, यानी मस्तिष्क के जस्ट नीचे तुरंत बेस पर, बिल्कुल यहां पर होती है, यहाँ रखी हुई होती है, इसे बोलते हैं स्पेनाइड। यहाँ पर ये स्पेनाइड हड्डी का एक, स्पेनाइड हड्डी का एक थैला सा होता है, थैला को बोलते हैं टर्सका। इस टर्सका में जो हड्डी का जो स्थान है, ये गड्ढा होता है, इसे बोलते हैं स्पेनाइड। स्पेनाइड यानी ये इसी में रखी हुई होती है पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो ये बिल्कुल मक्के के समान बराबर होती है। जो मक्का का दाना होता है, सेम जो दाना होता है इसके समान होती है। ये सभी ग्रंथियों से छोटी होती है, ये सभी ग्रंथियों से छोटी होती है। अगर हम बात करेंगे तो ये केवल एक, यानी एक मलरीन ग्रंथि से छोटी नहीं होती है, बाकी सभी से छोटी होती है। क्योंकि मलरीन ग्रंथि छोटी तो होती है, लेकिन जैसे जैसे युवा होता जाता है, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वो ग्रंथि छोटी होती चली जाती है और लास्ट में आके अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं, पहली बात ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये वाली। दूसरी कितने ग्राम की होती है, 0.6 ग्राम की होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किस पर ये कंट्रोल नहीं करती है, केवल पैराथायराइड ग्रंथि पर कंट्रोल नहीं करती है, बाकी सभी को नियंत्रण करती है। अब हम बात करेंगे ये पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं पश्चपाली और दूसरा अग्रपाली। इसके बाद में जो मध्यपाली होता है उसका होता है लोब, मध्यपाली का लोब होता है। अब हम बात करते हैं पश्चपाली। दो जो पश्चपाली होते हैं इसके लिए बोलते हैं हम बेसोप्रोसिन, बेसोप्रोसिन या बेसोप्रोसिन। बेसोप्रोसिन का मतलब क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, हार्मोन इसे बोलते हैं ADH। अब बात करते हैं इसका काम, देखो इसे डायरेसिस भी बोलते हैं इसे। इसके काम की बात करेंगे तो ये क्या करती है, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी में क्या करती है, पानी को अवशोषण कर लेती है, और अवशोषण करने के लिए ये वृक्क में थोड़े से कम मात्रा में पानी को जाने देती है, यानी मूत्राशय में थोड़ा कम पानी पहुंच पाए, इस वजह से ये क्या करती है, पानी को खींच लेती है अपनी ओर और किस में, ब्लड में जाकर के उससे संबंध बना देती है, यानी ब्लड में जाकर के जोड़ देती है, जिससे ब्लड पतला बना रहता है। और ये क्या करती है, अगर यह बाई चांस ये पतला बनाना बंद कर दे, बाई चांस ये क्या करे, ये एंटी डाई यूरेटिक क्या करे, हार्मोन्स ये वाला उसमें से क्या नाम है उसका, वृक्क में से पानी लेना बंद कर दे, यानी वृक्क में से जल को लेना बंद कर दे, तो क्या होगा, रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा। रक्त गाढ़ा हो जाएगा, अथवा
अथवा मोटा, यानी ज्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा रक्त, और बात करेंगे तो मोटा टाइप में दिखाई देगा, मतलब ज्यादातर मोटा ही हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे तो ये अगर इस तरीके से होता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें जो होने वाला रोग है उस रोग को बोलते हैं उहक में रोग। उहक में रोग, उहक में रोग। इसके बाद में कभी कभी कंडीशन ये हो जाए, रक्त जब गाढ़ा होगा तो इसका मतलब पेशाब ज्यादा आएगी, पेशाब की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी और रक्त बहुत गाढ़ा हो जाएगा, हमें घबराहट महसूस होगी, तनाव ज्यादा होगा, परेशानी ज्यादा उत्पन्न होगी, तो उसमें कौन सा होगा, उहक में रोग होगा। इसके बाद में कंडीशन ये होती है, एक और दूसरी कंडीशन बात है, बाई चांस अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी को अवशोषण कर ले, यानी छोटी आंत से ज्यादा पानी को अवशोषण कर ले और वृक्क में पानी की मात्रा को कम जाने दे, तो क्या होगा, रक्त पतला हो जाएगा। अब रक्त पतला हो जाएगा तो उसके कंडीशन में क्या होगी, डायरेसिस बीमारी हो जाएगी, उसे बोलते हैं डायरेसिस। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरा इसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसी कंडीशन है, ये क्या करता है, ये जैसे स्त्रियां गर्भाशय होता है, गर्भ होता है स्त्रियों का, या फिर गर्भाशय की जो दीवारों पर अंदर की ओर लगा हुआ होता है, ये क्या करता है, जब भी उनका जो, अगर हम बात करेंगे तो जब भी डिलीवरी वगैरह होती है, या फिर मतलब जैसे कोई बच्चा जन्म होने का होता है तो उसे लेकर के जाते हैं, तो जो उसमें यूट्रस होता है, तो यूट्रस का मुंह खोलना और बंद करने की कंडीशन होती है, वो ऑक्सीटोसिन की होती है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, ऑक्सीटोसिन जो अंदर दीवारों पर लगी होती है, ये यूट्रस का मुंह खोलने और कम करने का काम इसी का होता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन दूसरी कंडीशन ये होती है, जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं जितने भी, उनके लिए जो दुग्ध होता है, दूध की मात्रा के लिए जो दूध जो आता है, वो दूध आने के लिए ये कंडीशन होती है। और ऑक्सीटोसिन दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसे आपने देखा होगा गाय को क्या करते हैं, गाय भैंस को जो इंजेक्शन लगाते हैं ना दूध निकालने से पहले, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के बाद में गाय एकदम अपने शरीर को छोड़ देती है, तुरंत दूध निकल करके आता है, तो ऐसी कंडीशन होती है। हालांकि ऑक्सीटोसिन पे इसमें बैन भी लगा दिया गया है, सरकार ने काफी बार बैन भी लगाया है। तो ये ऑक्सीटोसिन है, ये वाला अगर कंडीशन बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर जो महिला में होती है यानी मादा में क्या होती है, जैसे अगर हम बात करेंगे यूट्रस का मुंह खोलना या वृद्धि करना, या दूध का उत्पादन में, या दूध के मामले में मादा के दूध को निकालने के उसमें ऑक्सीटोसिन का काम है। इसके बाद हम बात करेंगे अग्रपाली। दूसरा नंबर अग्रपाली की बात करते हैं, तो अग्रपाली को बोलते हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब की बात करेंगे तो इसमें देखो, इसमें कंडीशन क्या होती है, ये वाला जो लोब होता है इसमें 2/3 भाग मस्तिष्क का थैलमस का 2/3 भाग अग्रपाली का काम करता है। अब इसमें अग्रपाली की बात करेंगे तो थैलमस का काम क्या है, यानी हड्डियों पर नियंत्रण करना। तो इसमें तो वो सबसे पहले जो काम है, इतने भाग पर नियंत्रण करती है, जे थैलमस का इतना भाग नियंत्रण करता है, इसे अग्रपाली के नाम से जाना जाता है। ये भी किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क करता है। शायद मैंने एक चीज बता चुका हूं कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो पीयूष, अगर हम सभी कोशिकांग यानी सभी ग्रंथियों का बाप कौन है, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि का बाप कौन है, मस्तिष्क। अगर बात करेंगे थैलमस, और थैलमस का बाप कौन है, मस्तिष्क। तो इसमें क्या करते हैं, ये थैलमस हालांकि मस्तिष्क का ये भाग है। इसके बाद हम बात करेंगे तो इसी को अग्रपाली को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम समेटोट्रोपिक हार्मोन्स। देखो समेटोट्रोपिक हार्मोन्स की बात करेंगे तो ये हड्डियों में वृद्धि करता है। अब हड्डियों में वृद्धि की बात करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा समेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, ये हड्डियों में जैसे ये हार्मोन्स पर ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो इसमें कंडीशन क्या होगी, एकदम जो हड्डी की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। अगर बाल्य अवस्था में ये ज्यादातर समेटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा क्रिएट हो जाता है, ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, शरीर एकदम विशालकाय भीमकाय शरीर बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी का शरीर इतना लंबा होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो कंडीशन होती है, वो समेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी होती है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो ज्यादातर विशालकाय शरीर होता है, या फिर कम हो जाए तो बौनापन हो जाएगा। अगर
सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ज्यादातर बाल्यावस्था में अगर कम हो जाती है तो बौना हो जाएगा, लंबाई कम बढ़ेगी। पहले अगर हम बात करेंगे मिगेट्स, तो मिगेट्स में जो कंडीशन होती है तो इसे बोलते हैं हम, दूसरी बात इसे, इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है इसके लिए बोलते हैं हम STH, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है STH। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं STH की कमी से क्या होगा, बोनापन हो जाएगा, बोनापन। इसमें क्या होगा, STH की जब बाल्यावस्था में कमी हो जाएगी तो बोनापन हो जाएगा, छोटा सा बच्चा जन्म लेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनकी लंबाई ज्यादा बढ़ पाती, ज्यादा 5 फीट के हो पाते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, कोई कोई 5 से नीचे रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, STH की कमी होती है, यानी STH हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पिट्यूटरी ज्वाइंट्स। पिट्यूटरी ज्वाइंट्स की बात करेंगे जिसमें STH की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो एक विशालकाय शरीर बन जाएगा। कुछ कुछ देखे होंगे आपने, बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, विशालकाय लंबाई हो जाती है, उनके कपड़े तक सही से नहीं आ पाते, पैरों में चप्पल सही से नहीं बन पाती है। तो ऐसे लोग होते हैं तो उनके लिए क्या होती है, STH की वृद्धि हो जाती है, यानी उसमें अस्थियों में जब बाल्यावस्था में STH की वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब हार्मोन से ज्यादा बढ़ जाएगा, हड्डियों में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें इसके बोलते हैं पिट्यूटरी ज्वाइंट, ये वाली बीमारी होती है उनके लिए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे एक और होता है, जैसे अगर बात करें ये तो बाल्यावस्था में रहा और ये भी बाल्यावस्था में रहा, बाई चांस युवा है और युवा में STH की कमी हो जाए, ये STH की वृद्धि होने लग जाए, युवावस्था में STH की वृद्धि होने लगी, कमी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हड्डी थोड़ी सी गलने, हड्डी जितनी वृद्धि होनी थी वो तो हो गई, 18 वर्ष की उम्र में पूरी हो जाती है, तो उसमें कमी हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हड्डी तो बढ़नी नहीं है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वो बात करें फिर भी वृद्धि होने लग जाए युवावस्था होने के बाद में, 40 वर्ष की उम्र पर जाकर के वृद्धि होने लगी, अब वृद्धि होने लगी तो उसमें क्या होगा, उसमें यह कंडीशन हो जाएगी, उसका जो शरीर होगा, लंबाई तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसका शरीर आकार बढ़ने लग जाएगा, मोटापा बढ़ने लग जाएगा, शरीर एकदम बनमानुष की तरह हो जाएगा, यानी कभी जो थोड़ी बाहर निकल जाएगी, माथा बाहर निकल जाएगा, कभी ये गाल इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, कभी कभी हड्डियां यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, कभी यहाँ से सीना उल्टा सीधा हो जाए, कभी इस तरीके से मुड़ जाएंगे, कभी इस तरीके से मुड़ जाएंगे। तो ये कंडीशन होगी तो उसे बोलते हैं एक्रोमेगलो, इसके लिए बोलते हैं एक्रोमेगलो, यानी एक बनमानुष की तरह बॉडी हो जाना, ये एक्रोमेगलो होता है, इसे बोलते हैं एक्रोमेगलो। एक कंडीशन और होती है, आपने देखा होगा बाल्यावस्था में तो सही था, लेकिन 18 वर्ष की अवस्था के बाद में उसने देखा पीछे कुबड़ सा निकल जाता है, यहाँ पर जो कुबड़ सा निकलता है ना पीछे, वो कुबड़ बोलता है, तो वो कुबड़ किसकी, STH की कमी की वजह से कुबड़ निकल जाता है। और STH कौन हार्मोन्स क्रिएट करेगा, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्रिएट करती है। पीयूष ग्रंथि कौन सा, अग्रपाली भाग, उसे क्रिएट करता है। तो उसमें क्या होता है, ये वाली कंडीशन आती है, उसमें काइफोसिस, काइफोसिस हो जाएगी, यानी पीछे कुबड़ सा निकलेगा, तो उसका मतलब क्या है, काइफोसिस रोग है उसे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक और अंग होता है, इसी का पार्ट होता है जो होता है, इसे बोलते हैं दूसरा, जिसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है इसी का एक पार्ट, इसकी अगर हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट किसका होता है, जो अगर हम बात करें तो जननांग, या हम बात करते हैं जैसे जननांग वगैरह जो होती है, अवस्थाएं होती है, तो उस कंडीशन में ये वाला काम करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अंडाशय और मादा में, अगर वृषण और अंडाशय में वृद्धि करने का काम करता है इसमें, उसके लिए पूर्णतः नियंत्रण रखता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले की बात करेंगे तो पहली की बात करेंगे तो पहला कौन सा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी इसे बोलते हैं हम FSH, शॉर्ट फॉर्म होती है FSH। इसकी बात करेंगे तो इसका जो काम होता है किसका होता है, ये पीयूष ग्रंथि का काम होता है। इसमें पीयूष ग्रंथि उसके लिए कोशिकाओं के लिए क्या करती है, वृद्धि करने के लिए या उसके के लिए नियंत्रण करने के लिए भेजती है FSH, यानी एक सूचना भेज देती है उसके पास में। जब सूचना वो भेजती है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें मादा और क्या कहते हैं उसे, नर, दोनों को नियंत्रण करने का काम है। इसमें जो मादा और नर में फॉलिकल्स का निर्माण होता है या अंडों का निर्माण होता है, या बात करेंगे शुक्राणु का जो निर्माण होता है,
ये सभी किस में होता है, किसी के द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है, एफएसएच का, एफएसएच के द्वारा। इसके बाद हम बोलते हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे एस्ट्रोजन, इसी में इसमें होता है, इसे बोलते हैं हम एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन की कंडीशन क्या होती है, जैसे मादा में मासिक चक्र होता है, वो एस्ट्रोजन अगर हार्मोन्स कम होगा तो मादा में जो मासिक चक्र है, जो मासिक धर्म है, जो 28 दिन का टाइमिंग होता है, वो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा कम होता है। या फिर मतलब ऐसे आपने देखा होगा, इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे नर है तो नर में क्या कंडीशन होगी, उसमें कभी कभी क्या होता है, शुक्राणु क्रिएट नहीं हो पाते, उनके जो देखे थोड़ी के बाल कम हो जा रहे हैं या फिर बाल उड़ जा रहे हैं, जैसे मतलब जो बॉडी में बाल कम होते हैं तो उसकी ये पहचान होती है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होती है, उसमें एस्ट्रोजन की कमी आ रही है, तो इसमें मतलब ये एफएसएच की कमी है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, दूसरा है ये इन दोनों पर नियंत्रण करने का, ये नर और मादा की टेस्टोस्टेरोन पर और किस पर, एस्ट्रोजन पर नियंत्रण करने का काम से, इसे बोलते हैं एफएसएच। इसके बाद में बोलते हैं, इसका दूसरा भाग होता है, इसे बोलते हैं ल्यूटेन, ल्यूटेन प्रेरक हार्मोन्स। ल्यूटेन प्रेरक हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, मेल में होते हैं और फीमेल में होते हैं। मेल में की बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये होता है, जैसे शायद मैं पहले बता चुका हूं, इसमें क्या होता है, पुरुष में होता है ज्यादातर, ये जो पुरुष होते हैं टॉयलेट करते हैं, जब टॉयलेट करते हैं तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ हल्का सा मिला हुआ आता है, उसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। ये वाला पदार्थ क्या होता है, ये महक को खत्म कर देता है। जैसे आपने, मैंने एक पहले बता चुका हूं, जैसे कोई भी जानवर है, जानवर क्या करता है, अपने चारों तरफ टॉयलेट कर देगा, जहां पर वो रहता होगा या जिस बिल में रह रहा होगा या जिस गुफा में रह रहा होगा अथवा जिस कंडीशन में वो जहां पर भी रहता होगा, बाटी वगैरह में, तो उसमें क्या करेगा, उसके चारों तरफ टॉयलेट कर देगा। कोई बड़ा जानवर आएगा, उसे सूंघ करके हट जाएगा कि यहाँ में कोई है ही नहीं, इस चक्कर में ये, तो इसका मतलब ये जो मेल होता है, मेल में जो टॉयलेट कर, मेल में टॉयलेट के साथ में या पेशाब के साथ में या मूत्र के साथ में टेस्टोस्टेरोन निकलता है। इसके बाद में दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरा इसमें क्या निकलता है, दूसरा निकलता है स्पर्म यानी शुक्राणु। स्पर्म की बात करेंगे तो ये भी, इस पर नियंत्रण कौन, ल्यूटेन, ल्यूटेन प्रेरक हार्मोन्स क्रिएट होता है इसमें, ये भी नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सूचना भेजता है और सूचना भेजने के बाद में क्रिएट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल। देखो फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो इसकी जो कंडीशन होती है एस्ट्रोजन की, तो वो क्या करते हैं, वही मासिक धर्म को, या थोड़ा ध्यान दीजिए, एस्ट्रोजन होता है ये भी मासिक धर्म को, जो मासिक धर्म होता है उसके लिए टाइमिंग से आना, टाइमिंग से 28 दिन का जो साइकिलिंग होती है तो साइकिलिंग को कंप्लीट कराना, यानी टाइमिंग से कराना, ये किसका काम है, एस्ट्रोजन का काम है। और दूध का भी इसी का काम होता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन होता है, उसमें क्या होता है, अंदर यानी यूट्रस के अंदर क्या होता है, सुरक्षित नियंत्रण करने का काम इसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन जो काम करता है वो अंतर नियंत्रण का काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे गोनिडोट्रोपिक हार्मोन। ये मैं पहले बता चुका हूं, पीछे वाली वीडियो में देखेंगे तो सही प्रकार से विस्तार में बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे गोनिडोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या होता है, इसे जेनेटिक जैव घड़ी भी कहते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जो बच्चा 16 साल का हो जाता है या फिर मतलब करेंगे 14 साल में या 13-14 साल में, जब भी कभी साइकिलिंग, जैसे मादा में साइकिलिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है या उसका यौवन आरंभ हो जाता है, जब यौवन आरंभ होता है तो उसमें निखार आता है। जब निखार आता है उसके 2-3 साल बाद क्या होता है, एक मतलब अंदर से शुक्राणु या फिर मतलब एक अंडाणु क्रिएट होता है। और वैसे क्या होता है, ऐसे ही होता है इसमें भी, मेल में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे 16 साल की अवस्था में जाकर के उसका एकदम निखार आएगा, हल्का सा निखार आता है, इतना ज्यादा नहीं होता, दाढ़ी वगैरह निकल आती है, जैसे दाढ़ी निकल करके आ गई, चेहरा थोड़ा ग्लोविंग आ गई, तो ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ऐसी कंडीशन भी कब होती है, उसके 2-3 साल बाद में क्या होता है, स्त्री की कंडीशन ये होती है, उसमें से एक स्पर्म निकलता है, इसे हम बोलते हैं अंडाणु निकल करके आता है, इससे पहले नहीं निकलता है, उसके यौवन आरंभ होने के 2-3 साल बाद। और जब पुरुष के भी यही कंडीशन होती है, 2-3 साल बाद निकल करके आता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जेनेटिक जैव घड़ी, इसको बोलते हैं जेनेटिक जैव घड़ी। शायद अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और जगह जगह पर कमेंट भी करते रहें, जिससे अगर मुझे पता चलता रहे कि थोड़ा सा अगर आपको शॉर्ट लग रहा हो तो मैं थोड़ा और डीपली कराऊं, या फिर आपको ज्यादा डीपली लग रहा हो तो उसको थोड़ा शॉर्ट कराऊं।
अगर आपको ज्यादा रुचि कम आ रही है तो उसको रुचि में और लेकर के आओ। जय हिंद, जय भारत।